स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम भारतीय संविधान की विशेषता की चर्चा करेंगे। जब भी हम कोई संविधान की शुरुआत करते हैं तो उसकी विशेषता से कहते हैं, फीचर्स कहते हैं, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो भारत के संविधान की विशेषता करें, जो की शुरुआत करें। हम जानते हैं कि भारत का संविधान एक निर्मित संविधान, एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा के द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया। पहली बैठक संविधान निर्मात्री सभा की 9 दिसंबर 1946 को ही और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को ही, और उसी दिन संविधान के बहुत सारे भाग को लागू कर दिए गए। तो इस तरह से भारत का संविधान निर्मित संविधान है और लिखित संविधान इस संदर्भ में है कि भारत के ओरिजिनल संविधान में प्रस्तावना के साथ साथ 395 धाराएं तथा 8 अनुसूचियाँ लिखी गई थी। बाद में अनुसूचियाँ बढ़ करके जो है वो 12 हो गई। तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और निर्मित संविधान। पहली बात, भारत का संविधान एक जटिल संविधान का भी उदाहरण है। जटिल संविधान इसलिए कि भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारतीय सामान्य विधान निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में दिया गया है। 368 में भारतीय संविधान में संशोधन के 2 माध्यम की चर्चा की गई है। एक माध्यम जिसमें संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है, तथा वह प्रावधान जो संघीय व्यवस्था से संघ और राज्य के शक्ति विभाजन से तथा न्यायपालिका से संबंधित है, इनमें संशोधन करने हेतु संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधी राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत के द्वारा उनका अनुसमर्थन भी आवश्यक माना गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतीय संविधान एक जटिल संविधान का उदाहरण है। अगली विशेषता, भारतीय संविधान एक संघात्मक व्यवस्था का उदाहरण है। संघात्मक व्यवस्था क्योंकि भारत एक संघ है। प्रथम अनुच्छेद में ही संविधान कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, एक राज्यों का संघ होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के माध्यम से 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं: केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इन तीनों सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया है। तो शक्ति का विभाजन भारत को एक संघीय व्यवस्था बनाता है, जहाँ एक ओर केंद्र सरकार है और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को भोग करते हैं, दूसरी ओर राज्य सरकार है जिनको राज्य सूची में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से भारत में द्विस्तरीय सरकार है। इस संघीय संरचना को और आगे बढ़ाया है 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ करके, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार, स्थानीय सरकार को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो अब भारत में 3 स्तर पर शक्तियों का विभाजन किया गया है और ये सारी शक्तियों का विभाजन संविधान के माध्यम से किया गया है। तो भारत एक परफेक्ट संघीय संविधान का उदाहरण है। साथ ही भारत एक संसदीय शासन प्रणाली का भी उदाहरण है। संसदीय शासन प्रणाली, चूँकि भारत में संसद
व्यवस्था के केंद्र में है। संसद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है और संसद कानून निर्माण के अपनी प्राथमिक दायित्व के निर्वहन के साथ ही साथ कार्यपालिका के निर्माण और उस पर नियंत्रण की भूमिका का भी निर्वहन करता है। कार्यपालिका भारत में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से मिलकर के बनती है वह निम्न सदन से निकलती है। निम्न सदन में बहुमत प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है और प्रधानमंत्री जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तब तक सत्ता में बने रहते हैं जब तक निम्न सदन का बहुमत उसके साथ है। निम्न सदन यदि मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो कार्यपालिका को जो है जाना पड़ता है, कार्यपालिका भंग हो जाती है और नई कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से संसद केंद्र में है। संसद और कार्यपालिका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है। संसद से कार्यपालिका निकलती है। कार्यपालिका का अपना कोई कार्यकाल नहीं है, तब तक जीवित है जब तक विधायिका का समर्थन उसे प्राप्त है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है संसदीय व्यवस्था का। साथ ही साथ भारत की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत संघीय व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत एक ऐसा संघ है जिसका प्रारूप, जिसका ढांचा तो संघीय है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम संघीय संरचना में देखेंगे, संघीय संरचना पढ़ेंगे, संघीय संरचना का मूल्यांकन करके देखेंगे कि संघीय व्यवस्था के विशेषताओं के साथ साथ भारत में एकात्मक व्यवस्था के वो सारे तत्व मौजूद हैं जो केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाते हैं। और यही कारण है कि भारत को एक जो है भारत को एक संघीय एक ऐसी व्यवस्था कही जाती है जो उसमें उसकी आत्मा जो है वो एकात्मक है। भारत एक धननिरपेक्ष जो है व्यवस्था का भी उदाहरण है। भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना से लेकर के भारतीय संविधान के पूरे प्रावधान में इस बात का प्रमुखता से जिक्र है कि भारत का अपना, भारतीय सरकार का, भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्म के लोग जो है कानून की दृष्टि में समान होंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 25 से लेकर के 28, 29, 30 ये सभी प्रावधान सभी प्रकार के धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोगों को समान अधिकार प्रदान करता है। सभी भारतीयों की एक ही आइडेंटिटी को स्वीकारता है और वो आइडेंटिटी है कि हम सभी भारतीय हैं। तो भारत एक परफेक्ट एग्जाम्पल है धर्मनिरपेक्ष संविधान का। भारत एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। भारत एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। भारत में जितने भी निर्णायक संस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्र की कार्यपालिका हो, केंद्र की विधायिका हो, राज्य की कार्यपालिका हो, राज्य की विधायिका हो, इसमें जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। और सभी संस्थाओं में न केवल जनता के प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं बल्कि उसमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। सभी जगह निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, चर्चा परिचर्चा के बाद लिए जाते हैं और निर्णय लेने की एक जो है निर्धारित प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से देखें कि भारत एक प्रजातांत्रिक संविधान या प्रजातांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। भारत में प्रजातंत्र केवल केंद्र और राज्य के स्तर पर ही नहीं है बल्कि ग्राम स्तर पर भी तीन लेयर की, 3 स्तर की जो है व्यवस्था है। पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों स्तर पर जो है वह चुनाव कराए जाते हैं और जो निर्णय है वो निर्णय लेने वाले व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता की आकांक्षाओं, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप ही वो निर्णय लेने का काम करते हैं।
तो भारत में हर तरफ जो है वह प्रजातांत्रिक मूल्यों को जो है प्राथमिकता दी गई। हर जगह प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं से चुन करके जो है व्यवस्था में लोग आते हैं जो नागरिकों के लिए नीति निर्माण या निर्णय लेने का कार्य करते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक राज्य होने के साथ साथ, प्रजातांत्रिक व्यवस्था होने के साथ, भारत एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। जैसा कि हमने ब्रिटेन के संदर्भ में पढ़ा था कि ब्रिटेन प्रजातंत्र है परंतु गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र न होने के पीछे उनका एक कारण ये था, प्रमुख कारण ये है कि वहाँ का जो राज्य अध्यक्ष है, प्रथम नागरिक है, वह वहाँ के नागरिकों के द्वारा चुना गया व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति होता है जो वंशानुगत है। भारत प्रजातंत्र भी है और भारत साथ ही साथ भारत एक गणतंत्र भी है, क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक जो राज्य अध्यक्ष है, जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो जनता का प्रतिनिधि है। भले ही उसका चयन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पर उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जिसे जनता ने चुना है और जनता के बिहाफ पर वह राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उनका चुनाव करते हैं। तो टेक्निकली चाहे इंडिया इज़ ए रिपब्लिक बिकॉज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज़ इलेक्टेड बाय पीपल। तो यहाँ पर प्रजातंत्र के साथ साथ भारत एक गणतंत्र भी है। भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 में 12 अनुच्छेद से लेकर के 35 अनुच्छेद तक ये अध्याय फैला हुआ है। इसमें 14 से लेकर के 32 तक भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और जो है आर्टिकल 32 में जो सभी अधिकारों की आत्मा है वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त भी भारतीय नागरिकों के पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन मौलिक अधिकार दूसरे अधिकारों से भिन्न इसलिए हैं कि इन अधिकारों की घोषणा केवल नहीं की गई है, बल्कि इन अधिकारों को एक विशेष प्रकार का संरक्षण भी प्रदान किया गया है। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून इस अध्याय में वर्णित अधिकारों में कमी करने का प्रयास करता है तो ऐसे प्रयास को निरस्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब इस संदर्भ में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के द्वारा न्यायपालिका जो है नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करती है। तो एक और राज्य को मनाही की गई है कि इन अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती। दूसरी ओर आर्टिकल 32 में जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वो दरअसल अधिकार नहीं है, बल्कि इनमें दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। तो सकारात्मक रूप से यदि वह अधिकार नागरिकों को नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें लेने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। भारतीय संविधान की एक और विशेषता है, और विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी को भी इंक्लूड किया गया है। ये भी मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकार हैं जो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों से संबंध रखते हैं, लेकिन इन अधिकारों को देने के लिए सरकार को मजबूर नहीं किया गया है, क्योंकि उस समय महसूस किया गया था कि भारतीय व्यवस्था की या भारतीय सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार नागरिकों को दिए जा सके। इसलिए एक डायरेक्टिव के रूप में, एक निर्देश के रूप में सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि जैसे जैसे सरकार के पास क्षमता आती जाएगी वैसे वैसे इस अध्याय में दिए गए नागरिकों के अधिकारों को वह राज्य जो है नागरिकों को प्रदान करती जाएगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है, वो है
जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार वो अधिकार है जिसके द्वारा उच्चतम न्यायपालिका एवं उच्च न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा अपने अधिकारों का अतिक्रमण और दूसरे के अधिकारों क्षेत्र में प्रवेश करने पर या कुछ ऐसा करने पर जो संविधान के प्रतिकूल हो, ऐसा करने पर न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वह कार्यपालिका के आदेश या विधायिका के कानून की जांच करे और उसे संविधान विरोधी पाए जाने पर उसे निरस्त करे। कुल मिलाकर कहें, जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से न्यायपालिका को अधिकृत किया गया है कि वह संविधान की पवित्रता की रक्षा करे। तो न्यायिक पुनरावलोकन एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके द्वारा न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों की, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार के जो है निरंकुश होने पर एक अंकुश लगाने का काम करता है। एक और जो है विशेषता भारतीय संविधान की है, भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था को इंक्लूड किया गया है। प्राय संविधान में आपातकाल से निपटने के लिए प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन भारत में पहले से बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करने के बाद और उनके सामने उत्पन्न परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना भारत में उन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो उभर सकती हैं, जिसे हम आपातकालीन परिस्थितियाँ कहते हैं, चाहे वो विदेश जो है अपने दूसरे देशों से युद्ध की परिस्थिति में उत्पन्न हो या देश के भीतर ही विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न हो, दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए जो है वह प्रावधान किए गए हैं। 352, 356 और 360 अनुच्छेद में 3 प्रकार के जो है आपातकाल की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में संविधान के विफल होने से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में आपातकाल और आर्थिक आपातकाल। इस प्रकार से भारतीय संविधान एक संपूर्ण संविधान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, जिसमें सभी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। और शायद ये इसी वजह है कि एक और विशेषता जुड़ जाती है कि भारत संसार का विशालतम संविधान है। विशालतम संविधान इसलिए हो गया क्योंकि भारत का संविधान बहुत बाद में बना और भारत के संविधान जब बन रहा था तो बहुत सारे देशों में बहुत लंबे समय तक संविधान के अनुभव जो है वो उनके सामने थे। उन सभी का अध्ययन करने, उन सभी का अवलोकन करने के बाद जो है जितना संभव हो सके उन परिस्थितियों का आकलन किया और भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के संदर्भ में जितने भी प्रावधान हो सकते थे उन प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से यह संक्षेप में भारतीय संविधान की विशेषता है। आज यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में और विशेषता